नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। देश में कोरोना के बिगड़ते हुए हालात पर प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं जो अभी जारी है। देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हुए हैं। 24 घंटे में देश में 1,59,632 नए केस सामने आए हैं और साथ ही 327 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में संक्रमण दर भी अब 10.21% हो चुकी है। ओमिक्रॉन के अब तक 3,623 केस मिले हैं, जिनमें से 1,409 मरीज ठीक हुए हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं। इस पर और जानकारी के लिए समीक्षा बैठक में किन तरह के मुद्दों पर चर्चा होनी है, जो ओमिक्रॉन के अलावा जो सारे की जीनोम सीक्वेंसिंग तो हो नहीं पा रही हिमांशु, पर जो मामले हैं और जो संक्रमण दर है कोविड की वो लगातार तेजी से बढ़ी है। जैसा देखा गया है विदेशों में भी वो पीक अब लग रहा है कि हिंदुस्तान भारत में जो है वो पहुंच रहा है। तो किस तरह की चीजों पर समीक्षा की जा रही है इस बैठक में, उच्च स्तरीय बैठक जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं? देखिए, इस बैठक का जो मुख्य फोकस है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पर है, यानी जो जन स्वास्थ्य सुविधाएं जो अभी फिलहाल जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से भारत सरकार करती रही थी तीसरे लहर की आशंका को लेकर, अब जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में करीब 5 गुना वृद्धि हुई है। मैं देख रहा था आंकड़े, एक हफ्ते पहले भारत में 27,553 मामले दर्ज हुए थे और जैसा आपने कहा कि लेटेस्ट डाटा आया है सरकार की तरफ से, उसमें 1,59,000 नए मरीजों की बात सामने आई है। तो चिंता भी उसी अनुपात में बढ़ रही है और आपको याद होगा कि 24 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री ने एक बैठक की थी और 16 दिन में देश के प्रधानमंत्री द्वारा दूसरी समीक्षा बैठक करना अपने आप में एक संकेत है कि प्रधानमंत्री खुद बहुत चिंतित हैं। जिस तरह से कोशिशों के बावजूद जो नंबर है कोरोना मरीजों की वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जो टाइटल है जिस पर ये आज चर्चा हो रही है वो पब्लिक हेल्थ की जो सर्विसेज हैं और जिस तरह की हॉस्पिटल्स की जो तैयारियां हैं कि जब अप्रत्याशित तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जो कोविड हॉस्पिटल हैं, हिमांशु, केयर हॉस्पिटल जी, एक बड़ी चिंता की बात इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसलिए भी है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो भी आम नागरिकों की तरह ही इससे एक्सपोज्ड हैं और ज्यादातर जगहों पर देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो चूंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, बुरी तरह से पीड़ित हो रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, खास करके इस दौर में तमाम एहतियात के बावजूद। तो वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि अस्पतालों में अगर स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या कम होने लगेगी उनके कोरोना संक्रमित होने की वजह से, तो जाहिर है कि इसका असर पड़ेगा जो पेशेंट्स आ रहे हैं बाहर से। निश्चित तौर पर नगमा, और यही एक बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि इस बैठक में मुख्य तौर पर न सिर्फ जो कोविड दवाइयों की उपलब्धता का मसला है या फिर जो ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर जो बड़े फैसले कुछ महीने पहले सरकार ने किए थे उसकी समीक्षा की जा रही है, बल्कि आपको याद होगा कि 24 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री ने बैठक की थी उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि सभी को सतर्क और सावधान रहना होगा और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर बहुत चिंतित हैं जिस तरह से कोशिशों के बावजूद कई राज्यों में बहुत अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और असेसमेंट न सिर्फ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की जो तैयारी है कि हॉस्पिटल्स की जो तैयारी है कोविड मरीजों की इलाज को लेकर न सिर्फ उस पर फोकस है, बल्कि जो कुछ राज्यों में कोशिशों के बावजूद जिस तरह से संख्या बढ़ी है कोरोना मरीजों की, उस परिस्थिति में भारत सरकार अपने स्तर पर क्या कर सकती है, क्या विकल्प हैं, आगे क्या करनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने हमें बताया कि बहुत जल्दी विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की जाएगी। अच्छी बात यह है कि अभी तक हॉस्पिटलाइजेशन की जो रफ्तार है वो कम है जैसा पिछले साल देखा गया था और बहुत सारे लोग जो हैं असिम्प्टोमेटिक भी हैं, संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग या काफी ज्यादा लोग हल्के लक्षण के बाद खुद से ठीक हो रहे हैं, अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है अब तक। पर अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है वो बहुत बड़ी चिंता जरूर खड़ी करता है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार भी बेकाबू है। बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। अब तक 500 से ज्यादा डॉक्टर दिल्ली में और स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। एम्स में करीब 300 डॉक्टर संक्रमित हैं। सफदरजंग अस्पताल में 80 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित हैं। आरएमएल अस्पताल में करीब 90 स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड संक्रमित हैं। एलएनजेपी अस्पताल में 3 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हैं। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 40 स्वास्थ्य कर्मचारी, गंगाराम अस्पताल में 15 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हैं।
ओमिक्रॉन के केसेस भी रोज़ बढ़ रहे हैं। और इसी बीच हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ना ही सिर्फ डॉक्टर्स लेकिन मेडिकल स्टाफ में जो और तरह तरह के जो स्टाफ आते हैं, नर्सेस से लेके पियोन से लेके बाकी मेडिकल स्टाफ भी अभी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। और दिन पर दिन ये नंबर जो है, ये आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। अगर सिर्फ हम राजधानी की बात करें, अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें, यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 500 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स इंक्लूडेड, जिनको कोविड-19 फिर से हो गया है। कई लोगों को तो फिर से हो गया है, दूसरी बार हो गया है, और कई लोगों ने ये वायरस जो है इस ओमिक्रॉन स्प्रेड में उनको इन्फेक्ट किया है कोविड-19 ने। लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ही कंसर्निंग बात है, बहुत ही इसमें हम कह सकते हैं कि ये क्राइसिस सिचुएशन माना जा सकता है, या शुरुआत इस चीज़ का हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, उस जितने नंबर डॉक्टर्स, जितने नंबर हेल्थ केयर वर्कर्स कम होते जाएंगे, जितने लोग आइसोलेशन में जाएंगे, उतना ही कम होता जाएगा पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन इस समय जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतने पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन भी हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन फिर से बढ़ने शुरू हो गया है, ये जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स का कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होना, हेल्थ केयर वर्कर्स का कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट होना बहुत ज़्यादा क्राइसिस, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ये क्राइसिस महसूस करना शुरू ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। इस वक्त मैं सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने हूँ। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, इन कई ऐसे हॉस्पिटल्स दिल्ली राजधानी में हैं जहाँ पे 100 से भी बढ़ के रेसिडेंट डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स उनको कोविड हो चुका है। सिर्फ एम्स में ही कम से कम सोर्सेज, हमें सूत्रों से ये हमें मालूम पड़ रहा है कि 300 से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है कोविड-19 हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं। सफदरजंग में तकरीबन 80 ऐसे रेसिडेंट डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको कोविड फिर से हो गया है। लेकिन एक बात, साई ऑफ रिलीफ जिसे हम कहते हैं, रिलीफ बात ये है कि ये जो है मोस्टली माइल्ड सिम्टम्स है, माइल्ड एसिम्टोमेटिक केसेस है। तो इस वक्त वो लोग जो है आइसोलेशन में हैं, एंड होपफुली वो लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और संसद भवन में काम करने वाले 400 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी संक्रमित हैं। 4 से 8 जनवरी के बीच इन सब का कोरोना टेस्ट हुआ। राज्यसभा सचिवालय के 65 कर्मचारी संक्रमित हैं सूत्रों के मुताबिक, और लोकसभा सचिवालय के 200 कर्मचारी संक्रमित हैं। दूसरे 133 कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित हैं। दिल्ली में कोरोना के जो लगातार बढ़ रहे हैं मामले, उस बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना संक्रमित थे और 7 दिन के आइसोलेशन और ठीक होने के बाद वो पहली बार वर्चुअल माध्यम से मीडिया के सामने आए और कहा कि कोरोना की तीसरी लहर में मरीज अस्पतालों में कम भर्ती हो रहे हैं। साथ ही इस लहर में पिछली लहर की तुलना में लोगों की जानें भी कम जा रही हैं, इसलिए लोग मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद पैनिक न करें, बस सभी जरूरी एहतियात बरतें, जैसे कि जो भी आप कर सकते हैं, मास्क लगाना, लोगों से दूरी बनाकर रखना। साथ ही कहा कि आज दिल्ली में कोरोना के मामले 22,000 आने वाले हैं। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर जरूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव खत्म हो, और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोजी रोटी चलती रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें। कोरोना के बढ़ने की जो रफ्तार है वो बेकाबू है। दिल्ली में 24 घंटे में 20,181 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना का संक्रमण दर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 48,000 पार हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 11,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं।
और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 41,434 नए मामले आए हैं और 13 मरीजों की यहां पे मौत हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 1009 हो चुके हैं। मुंबई में भी लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं और पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों की जान गई है। इस मामले में कोरोना का जो लगातार बढ़ रहा है मामला, उसमें महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लगा दी गई हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज तो 15 फरवरी तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही सैलून, जिम, स्पा ये सब 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगे। बारह जनवरी से नीट और पीजी की काउंसलिंग होगी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने जल्द काउंसलिंग की मांग की थी और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन भी चला कई दिनों तक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। इसमें कोरोना से लड़ाई में देश को मजबूती मिलेगी। मनसुख मांडविया का ट्वीट है इस पर। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं। चुनाव की घोषणा के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग से आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाने की अपील की है। इसके साथ ही मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इनकी सरकार में कानून की बजाय जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जनता बुरी तरह से त्रस्त है और हर जाति वर्ग के लोग दुखी हैं। यूपी, उत्तराखंड पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफी सख्त कदम उठाने की खास जरूरत है। के राज में कानून द्वारा कानून का राज चलता रहा है, जिसका मुकाबला अभी तक यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। यूपी में वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जिस कारण ही यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हर जाति, हर वर्ग के लोग काफी दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग गई है, जिसके चलते प्रशासन ने नेताओं के पोस्टर बैनर हटाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़ समेत कई शहरों में प्रशासन ने ये बैनर और जगह जगह लगे पोस्टर हटाए हैं। और आम आदमी पार्टी ने डिजिटल चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव हमारे लिए सत्ता पाने का साधन नहीं, देश और समाज में परिवर्तन का जरिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने को कहा है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का एक साधन नहीं है। हमारे लिए ये एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी का शासन लाने का जरिया नहीं है। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होगा। 70 साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते, कुछ बदला? सब कुछ वैसा का वैसा है। सिस्टम बदलना होगा, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि बदलाव संभव है। चेंज इज पॉसिबल, परिवर्तन हो सकता है। आज तक इन पार्टियों ने हमें हमेशा ये बताया कि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है,
सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि सरकारें ईमानदारी से भी चल सकती हैं। इन पार्टियों ने आज तक हमें बताया कि चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए और चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया, चुनाव ईमानदारी से लड़े भी जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में ठंड तेज है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। शिमला में कल से ही जमकर बर्फ गिर रही है और ऐसे में यहां पर सैलानी भी आ रहे हैं। जो सैलानी इस वक्त पहाड़ी इलाकों में हैं उनके लिए ये वक्त और भी खास हो गया है। बर्फबारी से पहाड़ और वादियां बहुत ही खूबसूरत हो गई हैं। हालांकि ठंड तेज है और उसकी वजह से कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं। हिमाचल में भी लाहौल और स्पीति में बर्फबारी चल रही है। यहां भी सैलानी इसका मजा ले रहे हैं। कुछ जगहों पर इससे काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन के साथ रेस्क्यू में रहे, जहां से लगभग 100 के करीब फंसे हुए यात्रियों को इवैक्यूएट किया गया, जहां दोबारा बर्फ शुरू हो गई है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से आसपास के जो पहाड़ हैं वो ढके हुए हैं। तो कुल मिला के उत्तर भारत की पहाड़ियों पर इस समय बर्फबारी हो रही है, जिसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में भी पता चल रहा है और इसी वजह से कई जगहों पे बारिश भी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ की तस्वीर, जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ की चादर बिछी हुई है और बद्रीनाथ धाम जो है वो भी बर्फ़ से ढका हुआ है।